हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, न्यायपालिका को लोकतंत्र का अंतिम रक्षक कहा जाता है और संविधान का मौन प्रहरी भी कहा जाता है। लेकिन एक बुनियादी सवाल दशकों से हमारे सामने रखा हुआ है और सवाल यह है कि क्या न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले लोग उस समाज की विविधता को भी प्रतिबिंबित करते हैं जिसे वे न्याय दे रहे हैं? वास्तव में हाल ही में संसद में सरकार ने एक लिखित उत्तर में निचली न्यायपालिका यानी कि डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं वे न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि वे भारतीय लोकतंत्र के एक गहरे संरचनात्मक विरोधाभास यानी कि स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स को भी शो करते हैं। सरकार के अनुसार देश की निचली अदालतों में 46% जज, 46% जज जो हैं वह SC, ST, OBC समुदाय से आते हैं, यानी पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछले समुदाय से आते हैं। पहली नजर में ये आंकड़े देखकर आपको बड़ी उपलब्धि लग सकता है, लेकिन जैसे ही हम इन आंकड़ों की जांच पड़ताल करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस सफलता में बड़ी क्षेत्रीय असमानता भी छुपी हुई है। आज हम इस सामाजिक सच का विश्लेषण करेंगे, इन आंकड़ों का डीप डाउन एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इन आंकड़ों के पीछे क्या अर्थ छुपे हुए हैं। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, संसद में जो लिखित उत्तर दिया गया है सरकार के द्वारा, उसमें भारत के डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में कहा गया है कि SC, ST और OBC वर्गों की भागीदारी करीब करीब 46% तक पहुंच चुकी है और यह प्रतिनिधित्व तो निचली अदालतों के लिए कहा गया है। यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु जो समझना आवश्यक है वह यह है कि यह आंकड़ा जो 46% का आंकड़ा आप देख रहे हैं, यह किसी केंद्रीय आरक्षण नीति का परिणाम नहीं है। भारत में निचली न्यायपालिका के लिए कोई यूनिफॉर्म सेंट्रलाइज्ड रिजर्वेशन फ्रेमवर्क लागू ही नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? तो फिर यह भागीदारी बनी कैसे? यह भागीदारी बनी राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोगों में जो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं उसके परिणाम स्वरूप हुआ है और संबंधित हाईकोर्ट के प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण हुआ है। यानी कि यह 46% का जो आंकड़ा आप देख रहे हो, यह संवैधानिक बाध्यता से कहीं अधिक राज्य स्तर पर हो रहे सामाजिक परिवर्तनों का एक वास्तविक प्रतिबिंब है। और यहां पर एक बहुत खास समझने वाली बात आएगी, और बात क्या है? असली बौद्धिक चुनौती है जो वह यह है कि जब हम राज्यों के आंकड़े में जाते हैं तो हमें एक ही राज्य में एक ही देश में दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं। अगर हम दिल्ली और हिंदी बेल्ट को भी अगर इंक्लूड कर लें और तमिलनाडु के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो दिल्ली में SC, ST और OBC जजों की संख्या लगभग 12% है, वहीं तमिलनाडु में यह 97.6% SC, ST और OBC जज हैं। अब आप सोचिए, एक देश, एक संविधान, एक ही न्यायिक ढांचा, लेकिन इतना विशाल अंतर 12% to 97% का आंकड़ा, यह अंतर केवल प्रशासनिक या कानूनी ही नहीं है और हिंदी बेल्ट के राज्यों का परफॉर्मेंस भी इससे ज्यादा बेहतर नहीं है, ऑन एन एवरेज ऐसे ही है। तो बेसिकली सबसे लोएस्ट की मैं बात करके कंपैरिजन कर रहा हूं, तो देखें अगर आप इसको, तो पिछले दशकों में नहीं बल्कि सदियों के सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक और क्षेत्रीय चेतना के इतिहास के कारण यह परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण रूप से अगर आप सबसे पहले समझिए कि निचली न्यायपालिका की संरचना क्या होती है। यहां पर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन होता है, उच्च न्यायालयों का नियंत्रण होता है, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय इसके अंतर्गत आते हैं और इसमें कोई केंद्रीय नियमन नहीं होता है। तो इस लेयरिंग के साथ आप देखिए वहां पर चुनाव होता है। तो महत्वपूर्ण रूप से सबसे पहले जानते हैं तमिलनाडु में इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तो जो तमिलनाडु का द्रविड़ियन मॉडल है ना, वो सामाजिक न्याय की विरासत को लेकर के चलता है। तमिलनाडु में 97% से अधिक जो प्रतिनिधित्व है वह अचानक नहीं पैदा हुआ। गैर ब्राह्मण आंदोलन, दलित राजनीति और सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो पिछले 100 वर्षों से शासन, सत्ता और संस्थाओं के केंद्र में रही है। और शिक्षा हो, प्रशासन हो या न्यायपालिका, सामाजिक भागीदारी वहां पर सदैव से एक राजनीतिक और नैतिक
प्रतिबद्धता दोनों रही है। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की, नॉर्थ स्टेट्स की, नदर्न स्टेट्स की या केंद्र शासित राज्यों की, तो वहां पर स्थिति अलग है। इसके विपरीत इन महानगरों में और इधर हिंदी बेल्ट में क्या है, न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया अधिक पारंपरिक ही रही है, जनसांख्यिकी भी अलग है और सामाजिक न्याय को लेकर के वही राजनीतिक दबाव नॉर्थ बेल्ट में, स्पेशली दिल्ली वगैरह में नहीं दिखता। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, न्यायपालिका का सामाजिक चेहरा अपेक्षाकृत आप साउथ से नॉर्थ में संकुचित पाते हैं। तो दिल्ली की स्थिति यह है। एक बड़ा कारण और भी है, बड़ा कारण है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का अभाव होना। देखिए, भारत में आज भी कोई नेशनल जुडिशियल सर्विसेज ऑल इंडिया लेवल की अवेलेबल नहीं है। इसका अर्थ है कि हर राज्य अपनी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार चलता है और जहां सामाजिक न्याय की जड़ें गहरी हैं वहां पर प्रतिनिधित्व काफी बेहतर है, और जहां पर यह मुद्दा हाशिए पर है वहां पर न्यायपालिका भी उसी स्टेटस को फॉलो करती है। तो यहां पर बड़ा मुद्दा नीतिगत खाई का है, राज्यों में असमान मानक और प्रक्रियाएं हैं, केंद्रीय समन्वय की कमी है, क्षेत्रीय विषमताओं का स्थायीकरण किया गया है और स्थानिक संवैधानिक प्रावधानों का अपूर्ण क्रियान्वयन हुआ है, और इसी वजह से नीतिगत खाई एक बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। अब हम एक संवेदनशील संवैधानिक विमर्श में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य होना चाहिए। इस मुद्दे को भी समझिए। देखिए, एक पक्ष ये कहता है कि अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 जो सामाजिक न्याय की बात करता है, उसका तकाजा यह है कि बेंच, जो जुडिशियल बेंच है, वो समाज की विविधता को प्रतिबंधित करे। वहीं दूसरा पक्ष यह कहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मेरिटोक्रेसी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन इन दोनों पक्षों के बाद एक निर्विवाद तथ्य यह है कि निचली न्यायपालिका में जो समावेशी तस्वीर दिखाई दे रही है वह हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते पहुंचते बहुत धुंधली हो जाती है। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते। क्यों नहीं देखते, यह समझिएगा। और इसीलिए इस बात को हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्लास सीलिंग कहते हैं। यह ग्लास सीलिंग है। नीचे तो हम इसको समावेशी देख रहे हैं, लेकिन एक लेवल के बाद, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह प्रतिनिधित्व तो नहीं जाता, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चयन की प्रक्रियाएं, आधार सब अलग हैं। वो सबका सब कॉलेजियम की रिकमेंडेशन से होता है और कॉलेजियम अपने हिसाब से रिकमेंडेशन देता है। वहां पर सरकारों की नीतियां या राज्य सरकारों की नीतियां या केंद्र सरकार की नीतियों का कोई भी असर नहीं होता। तो सिंपल सी बात यह है कि यह 46% का आंकड़ा हमें क्या सिखाता है। सबसे पहली चीज यह बताता है कि भारत में न्यायपालिका की जड़ें धीरे धीरे ही सही समावेशी हो रही हैं, और इसका शिखर यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अब भी सामाजिक प्रतिनिधित्व से वंचित है। तमिलनाडु और दिल्ली के बीच में जो खाई मैंने आपको दिखाई, वह यह भी स्पष्ट कर देती है कि भारत में सामाजिक न्याय पूरे देश में अभी भी असमान रूप से वितरित है। और अंततः सवाल यह नहीं है कि आरक्षण सही है या योग्यता सही है, सवाल यह है कि क्या वह संस्था जो पूरे समाज को समानता का पाठ पढ़ाती है, क्या खुद वह अपनी संरचना में समाज की विविधता को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है। क्योंकि डेटा केवल एक शुरुआत है। न्याय की असली कसौटी उस विश्वास में है जो समाज के हर वर्ग को अदालतों पर रिप्रेजेंटेशन के तौर पर दिखना चाहिए। तो इसलिए प्रश्न आपसे भी है कि क्या समानता का निर्णय देने वाली संस्था खुद विविधता को स्वीकार कर रही है। आपकी क्या राय है, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और आप किस प्रकार से इसे और समावेशी होते देखना चाहते हैं, यह भी अपनी राय अवश्य कमेंट में बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए, यूपीएससी की प्रासंगिकता भी समझ लीजिए। यह टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत प्रासंगिक है। जीएस पेपर 2 शासन में न्यायपालिका की संरचना और सामाजिक न्याय प्रावधान आएंगे। निबंध में समानता बनाम प्रतिनिधित्व और संस्थागत विविधता का प्रश्न उठ सकता है। और नीति शास्त्र में संस्थागत विश्वास और सामाजिक समावेशन का मुद्दा उठ सकता है। यह मुद्दा मुख्यतः संविधान, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र से जुड़ता है। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और स्टडी आईक्यू से जुड़ना चाहते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज हमारे रिपब्लिक डे सेल का एंड हो रहा है। इस रिपब्लिक डे सेल में आपको
सबसे बड़ी बात क्या है, 77% ऑफ दिया जा रहा है फीस में, हर कोर्स के साथ डबल वैलिडिटी दी जा रही है। और अगर आज इस लास्ट डे पर, लास्ट मोमेंट पर आप एडमिशन लेते हैं तो एंश्योर्ड गिव अवेज दिए जा रहे हैं। मतलब आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप, इस तरीके की चीजें भी मिल सकती हैं। अश्योर्ड है मतलब सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा ये नहीं कह सकते। मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट भी आपको, क्योंकि आज ये रिपब्लिक डे का बिल्कुल लास्ट मोमेंट है। और आपको क्या करना होगा, एडमिशन लेने से पहले पीके लाइव कोड लगाना होगा। कोर्स में क्या मिलेगा, क्या कोर्स में कोई डिफरेंस है, मैं आपको क्लियर कर दूं, कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है। एज इट इज सारा का सारा कोर्स मिलेगा, डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। मतलब अगर आप 2 साल का कोर्स ले रहे हैं तो आपको 4 साल की वैलिडिटी मिलेगी। 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, राइटिंग प्रैक्टिस, रेजिडेंशियल प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, सब कुछ एज इट इज है। लेकिन एक बड़ी सुविधा है कि आज 31 जनवरी लास्ट मोमेंट है, जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। और अगर आपका एडमिशन होता है और आप पीके लाइव कोड लगाते हैं तो निश्चित तौर पर 77% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ डबल वैलिडिटी और अश्योर्ड गिफ्ट भी। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।